हमें बच्चों की वजह से केयरफुल भी रहना था, क्योंकि हमें लग रहा था कि बच्चे फ्रेड के साथ सेफ नहीं है। फ्रेड के ऊपर शक बढ़ता जा रहा है और बच्चों की कस्टडी अभी भी उसके पास है। रिकी और माइक डर में जी रहे हैं, बस यही सोचते रहते हैं कि कोई फिर से आकर उन्हें ले जाएगा। बस शायद उनके लिए सबसे बड़ा खतरा उनका ख्याल रखने वाला इंसान ही है। पुलिस तब तक कोई एक्शन नहीं ले सकती जब तक कि फ्रेड का बिजनेस पार्टनर कुछ पता नहीं देता। 24 दिसंबर 1992 कर्टिस रोअर और एडी लॉरेंस को अरेस्ट करने के एक दिन बाद फ्रेड और बच्चे क्रिसमस के लिए फ्लोरिडा में हैं। एम्ब्रोस परिवार बच्चों को बाहर ले जाना चाहता है ताकि उनका दिल बहले। फ्रेड उन्हें कहता है कि उसे बाहर जाने का मन नहीं है और वो मोटल में ही आराम करना चाहता है। कई घंटे बीते पर एम्ब्रोस परिवार को फ्रेड ने उसके बाद कोई कॉल नहीं किया। सेरा के पिता जॉन चिंता में उसे देखने जाते हैं। दरवाजा नॉक करने के बाद भी दरवाजा न खुलने पर जॉन मैनेजर को चाबी लेकर बुलाते हैं। दरवाजा खुलता है और फ्रेड बेड पर बेहोश पड़ा मिलता है। बेडसाइड टेबल पर एक दवा की बोतल एक नोट के साथ मिलती है। जॉन उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। फ्रेड को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां डॉक्टर उसकी जान बचा लेते हैं। एक हफ्ते बाद वो एक अनयूजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है। मैं अपनी पत्नी की हत्या में किसी भी तरह के इन्वॉल्वमेंट से इनकार करता हूँ। मेरे इसमें इन्वॉल्व होने की अफवाह से मुझे बहुत चोट पहुंची। मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया था और अपनी खोई हुई जिंदगी के बारे में सोचने लगा था। न सिर्फ अपनी पत्नी के बारे में सोचा बल्कि अपनी पूरी जिंदगी के बारे में भी। अनफॉर्चुनेटली मेरे केस से मेरी पत्नी की जान खतरे में आ गई। कई महीने बीते और जुलाई 1993 तक केस वैसा का वैसा ही रहा। सेरा की हत्या के 8 महीने बाद एडी लॉरेंस ने फाइनली पुलिस के साथ कोऑपरेट करना शुरू किया। उसने कन्फेस किया कि फ्रेड टोकस ने सेरा को मारने के लिए उसे हायर किया था, क्योंकि उसे उसके क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में बहुत कुछ पता था। लॉरेंस खुद ऐसा नहीं कर सका, इसलिए उसने कर्टिस रोअर को हायर किया। एडी ने फ्रेड से पूछा था वो उसे तलाक क्यों नहीं दे देता। फ्रेड ने उससे कहा इससे काम नहीं चलेगा, इससे वो चुप नहीं रहेगी, वो बहुत कुछ जानती है। और एडी ने यह भी कहा तुम्हारे दोनों बच्चों का क्या। तब फ्रेड ने कहा वो इससे उबर जाएंगे, वो 4 और 6 साल के ही हैं, वो इससे उबर जाएंगे। हमें पहले से पता था कि फ्रेड ही है जो अपनी पत्नी की हत्या का मास्टरमाइंड है। एडी लॉरेंस के कन्फेशन के बाद पुलिस को फ्रेड टोकस को पकड़ने का सॉलिड सबूत मिल गया। खबर एम्ब्रोस परिवार को मिली, जिन्हें अब रिकी और माइक के लिए डर लगने लगा। फ्रेड अपने बेटों के साथ वेस्ट पैम बीच फ्लोरिडा में अपनी मां के कॉन्डो में है। किसी को नहीं पता कि पुलिस के पहुंचने पर वो क्या करेगा। उन्हें उसे बाहर बुलाने और बच्चों को खतरे में डाले बिना उसे अरेस्ट करने का कोई तरीका ढूंढना है। 25 अगस्त 1993 सेरा की हत्या के लगभग 9 महीने बाद डिटेक्टिव्स जानते हैं कि फ्रेड अपने और केस के बारे में हो रहे मीडिया कवरेज से परेशान है। उन्होंने इसी सिचुएशन का इस्तेमाल उसे पकड़ने के लिए किया। वे जर्नलिस्ट बनकर बिल्डिंग के पास जमा हो गए। प्लान के हिसाब से इन सबसे अनजान फ्रेड बाहर आया। उसके बाहर आते ही पुलिस को पता है कि अब बच्चे सेफ है और वे उसे अरेस्ट कर सकते हैं। राहत तब मिली जब बच्चे इन सबसे सही सलामत बाहर निकले, क्योंकि आखिरकार सेरा यही तो चाहती थी। आखिर में बच्चे सेफ है, पर रिकी को अभी भी न्याय के लिए अपनी मां के कातिल का सामना करना है। साल 1995 सेरा टोकस की हत्या के लिए 3 लोग जेल में हैं। उसका पति फ्रेड, उसका एसोसिएट एडी लॉरेंस और हिटमैन कर्टिस रोअर। हर एक के लिए अलग अलग मुकदमा चलना है। कर्टिस रोअर ने दावा किया कि सेरा की मौत असल में एक्सीडेंट थी। उसने बताया कि उसे हायर करने वाला आदमी एडी लॉरेंस गाड़ी रुकने के बाद वहां आया, फिर लॉरेंस ने बंदूक ली जो चल गई। अब रिकी ही उस डरावनी रात के बारे में बता सकता था, ताकि जूरी को पता चले कि असल में हुआ क्या था और हत्यारे को सजा मिल सके। 29 नवंबर 1992 करीब 10 बजे सेरा अपने घर के बाहर गाड़ी रोकती है। पूरे दिन गाड़ी चलाकर वो थक चुकी है। माइक पीछे की सीट पर सो रहा है। सेरा उसे कुछ और देर वहीं सोने देती है और रिकी और अपने पेट जेक को घर के अंदर ले जाती है। वो दरवाजा खोलती है। घर अंधेरा और सुनसान पड़ा है। अंदर जाते ही अचानक से बंदूक लिए एक आदमी उसके सामने आ जाता है। इससे पहले कि सेरा को कुछ समझ आए, वो उन्हें घर से बाहर निकलने का ऑर्डर देता है। उसकी बात मानती हुई सेरा उससे उन्हें चोट न पहुंचाने की रिक्वेस्ट करती है। जैसे ही वे बाहर की ओर जाने लगे, हमलावर उनके पेट को लात मारकर रास्ते से हटा देता है। उसके इस वायलेंट बिहेवियर से सेरा डर जाती है। कोई भी बच्चा अगर अपने पेरेंट्स को डरा हुआ देखेगा तो उससे वो भी डर जाएगा। इस सब के बीच माइक अब भी कार की पिछली सीट पर सो रहा है। सबसे अनजान की आगे कुछ बहुत डरावना होने वाला है। सेरा बड़े बेटे को अपने पास जोर से पकड़ लेती है। हिटमैन उसे ड्राइवर सीट पर बैठने को कहता है। रिकी उसके बगल में पैसेंजर सीट पर बैठता है। हिटमैन पीछे का दरवाजा खोलकर माइक के बगल में बैठ जाता है। सेरा रियर व्यू मिरर में देख सकती है कि हिटमैन ने उसके सर पर बंदूक पॉइंट की है। मुझे याद है मैं सामने सीट पर बैठा बहुत अनकंफर्टेबल था। मैंने माँ को गाड़ी चलाने को कहा। माँ ने गाड़ी चलानी शुरू की। वो एक एक कदम बता रहा था कि यहाँ मुड़ो वहाँ मुड़ो। मेरी माँ उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमें जाने दो। सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है।
उसे थोड़ी सी उम्मीद है कि अगर वो उसकी बात मानेगी तो वो उन्हें सही सलामत छोड़ देगा, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। हम ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, शायद घर से बस 15 मिनट दूर आए थे। हम ऐसे रोड पर पहुंचे जहां कोई लाइट नहीं थी, और मुझे वो सड़क याद थी क्योंकि उसी सड़क से हम अपने एलिमेंट्री स्कूल जाते थे। और मुझे याद है कि मेरी माँ कह रही थी, बच्चों को कुछ मत करो, और उसने उन्हें गोली मार दी, बंदूक चला दी। बहुत तेज आवाज आई और सब मूवी जैसा था, जैसे उनमें बॉम्ब फूटता और सब कुछ धीमा हो जाता है। बारूद की गंध आई। वो आदमी कार से बाहर कूदा और भाग गया। वो भाग गया। कार कंट्रोल में नहीं थी। वो एक खाई में जाकर रुकी। अचानक गाड़ी रुकने की वजह से रिकी का सर आगे टकराया और अब बच्चे अपनी माँ की लाश के साथ अकेले वहां हैं। कुछ समय के लिए रिकी अपनी सीट पर ही फ्रीज हो जाता है। उसे याद आता है कि उसकी माँ ने उसे बताया था कि बिना ड्राइवर की गाड़ी चालू रखना सेफ नहीं है, और वो तुरंत गाड़ी बंद करता है। मुझे याद है मैं घबराता हुआ माँ से कहता हूँ, माँ उठो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे नहीं लगा था कि वो मर गई। वो हॉस्पिटल जाकर ठीक हो जाएंगी और सब पहले जैसा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि एक 6 साल का बच्चा वो सब समझ सकता है कि सब खत्म हो गया है। सेरा के मूव ना करने पर रिकी को लगा उसे चोट लगी है और उसे मदद चाहिए। वो सीट बेल्ट हटाकर दरवाजा खोलता है, फिर बाहर निकलकर पीछे से अपने भाई को गाड़ी से बाहर निकालता है। उसका हाथ पकड़ वो उसे अपनी माँ से दूर लेकर भागता है। दोनों बच्चों को थोड़ी दूर पर रोशनी दिखती है और वो उसकी ओर भागते हैं। उन्हें सबसे नजदीकी घर पर एक आदमी मिलता है। रिकी और माइक खून से लथपथ हैं। आदमी तुरंत पुलिस को कॉल करता है। 27 फरवरी 1995 कोर्ट में 8 साल का बच्चा अपनी माँ के हत्यारे को पहचानने के लिए निडरता से खड़ा है। उसे याद है कि हिटमैन ने हमला करने से पहले क्या कहा था और उसकी माँ को गोली लगने के बाद क्या हुआ। तुम मुझे चुप समझो। तुम्हारी माँ ने क्या कहा? मैं तुम्हें चुप समझ रही। मैंने देखने की कोशिश की कि मेरी माँ जिंदा थी या नहीं। फिर मैंने भाई को उठाया। तुमने अपने भाई को उठाया? हाँ, उसे उठाया और हम फिर मदद के लिए भागे। रिकी ने बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़ा ट्रॉमा झेला, पर डिफेंस पक्ष के सवाल करने पर कि एक बच्चे को सब सही से कैसे याद है, वो अपने बयान पर मजबूती से खड़ा रहा। हाँ, लेकिन जब आपको पहली बार अपने घर से उस तरह भागना पड़े तो वो तो हमेशा याद रहेगा। मुझे भी सब याद है। दिमाग में सब छप जाता है। उस दिन हमारे साथ यही सब हुआ। रिकी के बयान की मदद से कर्टिस रोअर को बिना पैरोल की उम्र कैद की सजा हुई। अब वो किसी को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। 2 साल बाद उसके डैड के ट्रायल में रिकी को वहां नहीं आना पड़ा, पर उसके बयान को जूरी के सामने पढ़ा गया। जूरी को निसंदेह लगता है कि संदिग्ध के कारण हत्या हुई या उसने किसी और को हत्या करने का ऑर्डर दिया। फ्रेड डोकर्स और एडी लॉरेंस को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। फ्रेड के अरेस्ट के बाद रिकी और माइक एम्ब्रस्कोस परिवार के साथ रहने लगते हैं। सेरा के पेरेंट्स लाड प्यार से दोनों बच्चों को पालते हैं। उनका अब अपने डैड से कोई संबंध नहीं है। जब से मेरे पिताजी दोषी पाए गए उसके बाद से मैंने उनसे बात नहीं की और ना कभी करूंगा। मैं उन्हें अपना पिता नहीं मानता। पता है, अगर मैं उनकी तरह अटलांटा में एक पावरफुल लॉयर होता और अपने बच्चों के सामने अपनी वाइफ को मारने का प्लान करता तो शायद मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। मेरी पूरी जिंदगी माफी मांगने और सब कुछ सही करने की कोशिश में निकलती। चैन से नहीं रह पाता। मैं फ्रेड को माफ नहीं कर सकता और शायद कभी कर भी नहीं पाऊंगा। मेरे हिसाब से यही सही है। लोग अलग अलग तरीके से ट्रॉमा प्रोसेस करते हैं। रिकी ने अपने डैड को कभी माफ नहीं किया, ना ही उन्हें अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने दिया। बस वो अपनी माँ को बहुत याद करता है। अपने दर्दनाक अंत के बावजूद वो अपने बच्चों को अपने पति से बचा पाई और वो बस यही चाहती थी। उसने सेरा को मार तो दिया पर उसे चुप नहीं करा पाया। उसने अपने मरने से पहले ही फ्रेड के गलत कामों के सबूत जमाकर उसे सही लोगों के हवाले कर दिया था। केस से कई सीक्रेट सामने आए। आज रिकी अपने प्यारे से परिवार के साथ रहता है। वो अब भी हॉलिडे साथ मनाते हैं जैसे सेरा के साथ मनाते थे। उसी परंपरा को फॉलो करते हुए साथ समय बिताते हैं। अल्बजी की ही हंगेरियन स्टफिंग बनाता है। हम वही सब कुछ करते हैं और शायद हमारे ये सब करने से उन्हें फिर से अपनी लाइफ बाकियों की तरह नॉर्मल लगने लगी। खुशी उनकी जिंदगी में वापस आई। रिकी ने प्रोफेशनली लाइफ गार्ड बनकर दूसरों की मदद करना शुरू किया। वो EMT बना। अब वो अपना पैशन फॉलो कर रहा है। उसे समुद्र और वाटर स्पोर्ट्स से प्यार है। अब वो सर्फिंग इंडस्ट्री में काम करता है। वो कभी नहीं भूलेगा कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ और ना कभी अपने डैड को माफ करेगा। पर अब वो जिंदगी में आगे बढ़ चुका है।
मुझे नहीं पता दूसरा नॉर्मल कैसा होता है, माँ का होना कैसा होता है। मेरी जिंदगी काफी अच्छी है। हमेशा गुस्से में रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैंने दुनिया घूमकर काफी अच्छे दोस्त बनाए। मैं लोगों से मिलते ही ये नहीं कहता कि हेलो, मैं रिक। मेरे 6 साल की उम्र में मेरी माँ को गोली मार दी गई थी। मैं इससे अपनी लाइफ को डिफाइन नहीं करता, बस यही है।